नमस्कार शोधार्थियों। दिल्ली विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों शोधार्थियों के लिए मैं लंबे अरसे से लॉकडाउन पीरियड से ही कुछ पाठ्यक्रम, कुछ कविता, कहानी, आलोचना पर, कुछ उनके बीए एमए के पाठ्यक्रम से और कुछ समकालीन कंटेम्प्ररी जो लोग लिख रहे हैं समसामयिक कविताओं, कहानियों, कथा साहित्य के तमाम रूपों, तमाम विधाओं और व्यंग्य विधाओं पर भी एक सिलसिले में, एक श्रृंखला में काम कर रही हूँ। आप अपने समसामयिकता को चिन्हें, आप अपने इर्द गिर्द को पहचानें और जो आपके परिवेश में पसरी हुई त्वरा है, तिक्तता है, जो कसैलापन है, जो कड़वाहट है, जो पर्यावरण में पसरी राजनीति है, जो आपके इर्द गिर्द, आपके समाज में, आपकी राजनीति में पसरी राजनीति की, वर्चस्व की, होड़ की, प्रतिस्पर्धा की, गलाकाट दुविधाएं और सुविधाएं हैं, जो निहितार्थी स्वार्थी लोगों के द्वारा चुनौतियों से पहले अवसरों को चुनने की मुहिम है और जो इर्द गिर्द औरा के रूप में आपके प्रभुसत्ताओं, आप जिस भी संस्थान में हैं, चाहे वो शैक्षणिक संस्थान हो, चाहे वो व्यापार हो, व्यवसाय हो, चाहे वो किसी भी तरह का कामकाज हो, इस कामकाजी दुनिया में कुछ ऐसे निहितार्थी स्वार्थी तत्व पाए जाते हैं जो गंदला कर रहे हैं पूरे परिवेश को। अपनी मठाधीशी में अपनी प्रभुता और अपनी संपन्नता का रुआब और ठसक लिए हुए ये दरअसल आपको लगातार एहसास कमतरी दिलाते हैं और आपके परिवेश में आपके लोगों के बीच बैठकर प्रदूषण फैला रहे हैं और ये घातक है। व्यंग्य शैली हमेशा से अपनी गहन शैली में, अपनी बतकही में सबसे मारक और असरदार सिद्ध हुई है। ये परंपरा लंबी फहरिस्त है, पर मैं श्रीलाल शुक्ल की मुरीद हूँ, मैं हरिशंकर परसाई की मुरीद हूँ, शरद जोशी की मुरीद हूँ। मैंने इसी सिलसिले में ज्ञान चतुर्वेदी जी को पढ़ा और विष्णु प्रभाकर को पढ़ा, विष्णु नागर को पढ़ा। मैं पढ़ते हुए इस सिलसिले में विद्यार्थियों, शोधार्थियों, आपको सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि आपके भीतर वो समझ पैदा हो, आप इन रचनाओं से गुज़रते हुए अपनी यथास्थिति को और उसमें जो छिपी हुई रूढ़िबोध है, परंपरा बोध है, जो रूढ़िग्रस्तता है, जो रुग्ण मानसिकता है, इस जड़ता से उबरने, छूट कर छिटकने और इसे तोड़ने के लिए उतारू हूँ, मेरी ये मंशा है। और आप जब इसे पढ़ेंगे, जब इससे गुजरेंगे और इसको अपने कंटेम्प्ररी जो पढ़ रहे हैं आप इन दिनों एमए, एमफिल और पीएचडी के लिए, तो आप इसको तुलनात्मक रूप में अगर रखेंगे तो तभी मेरी कार्य सिद्धि होगी। शोधार्थियों, मैंने कथा साहित्य पर कुछ काम किया है इस यूट्यूब चैनल पर, लगातार कविताओं पर कर रही हूँ, सदी के महत्वपूर्ण कवियों की श्रृंखला बना रही हूँ, तो कई प्लेलिस्ट हैं, आप ज़रूर देखिएगा। मैं व्यंग्य शैली में भी, चूँकि वो मेरी शैली भी है, मेरा मन मिजाज व्यंग्य में रमता है, तो मैं व्यंग्य शैली में भी जैसे श्रीलाल शुक्ल को पढ़ चुकी हूँ, मैं हरिशंकर परसाई को पढ़ चुकी हूँ, मैं ज्ञान चतुर्वेदी जी को पढ़ चुकी हूँ, शरद जोशी जी को पढ़ चुकी हूँ और आज मैं प्रेम जन्मेजय जी को पढ़ना चाहती हूँ। 18 मार्च इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ। वर्तमान दौर की सर्वाधिक चर्चित व्यंग्य विधाओं का लगातार ये केवल लेखन नहीं करते, बल्कि उसके प्रचार प्रसार में, उसके संवर्धन में, उसके विकास में, सृजन के क्षेत्र में भी और व्यवहारिक क्षेत्र में भी सर्वाधिक चर्चित नाम, अगर कोई विशिष्ट स्थान किसी को व्यंग्य विधा में दिया जा सकता है तो वो प्रेम जन्मेजय जी हैं। इन्हें व्यंग्य का विश्वविद्यालय भी कहा जाता है, यानी ये अपनी एक संस्थान के रूप में है
कि इनको पढ़कर लोग व्यंग्य और व्यंजना शैली को, कहन शैली को अपनाते हैं, सीखते हैं। कोई व्यंग्य का एक्टिविस्ट और कोई व्यंग्य का मलखा सिंह भी इनको कहता है, पर प्रेम जन्मेजय अपनी स्वयं की पहचान रखते हैं, साहित्य, समाज और संस्कृति के प्रति समर्पित हैं और चिंतन इनका लगातार चल रहा है। प्रेम जन्मेजय की ये जो अपनी पहचान है, जो ये निजी पहचान है, लगभग 2 दशकों से ये सक्रिय रूप में केवल लेखन में नहीं, प्रकाशन में नहीं, बल्कि व्यवहारिक क्षेत्र में भी कोई भी मंच हो, साहित्य का, समाज का, संस्कृति का, शिरकत करते हैं। पिछले 2 दशक से व्यंग्य यात्रा का संपादन कर रहे हैं और व्यंग्य विमर्श का एक सुदृढ़ मंच तैयार कर इन्होंने आपके सामने रखा है। हिंदी व्यंग्य प्रेम जन्मेजय के रचनाक्रम पर लगातार शोध कार्य हो रहे हैं शोधार्थियों। मैं आपको बता दूं, कई शोध हो चुके हैं और कुछ हो रहे हैं। अनेक विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में इनकी रचनाएं सम्मिलित की जा रही हैं। इनकी व्यंग्य संकलन की बात करूं तो राजधानी में गंवार, बेशर्ममेव जयते, सत्यमेव जयते तो आपने सुना होगा, पर बेशर्ममेव जयते ये व्यंग्य रचना इनकी है। कौन कुटिल खल कामी, मोसो कौन कुटिल खल कामी, तो कौन कुटिल खल कामी एक शोध परक व्यंग्य है ये। भ्रष्टाचार के सैनिक, हंसो हंसो यार हंसो, सींग वाले गधे, ये तमाम इनकी व्यंग्य शैली में इनके व्यंग्य संकलन है। इनके 3 व्यंग्य नाटक भी आ चुके हैं। कुछ संस्मरण इन्होंने लिखे हैं। इरदम गिरदम अहम स्मरामी, स्मृतियान के घाट पर और जन्मेजय चंदन घिसे, स्मृतियन के घाट पर जन्मेजय चंदन घिसे, ये इनका संस्मरण है। इन्होंने कई संपादन किए, जैसा भी मैंने बताया भी आपको कि धर्मवीर भारती धर्मयुग के झरोखे से, श्रीलाल शुक्ल विचार विश्लेषण एवं जीवन, नरेंद्र कोहली एक मूल्यांकन, हिंदी व्यंग्य की धार्मिक पुस्तक परसाई, शरद जोशी हिंदी व्यंग्य का नाविक आदि 38 पुस्तकों का ये संपादन कर चुके हैं। शोधार्थियों, इन्हें कई सम्मान मिल चुके हैं। हरिशंकर परसाई स्मृति सम्मान, शरद जोशी राष्ट्रीय सम्मान, व्यंग्य श्री पंडित श्री नारायण चतुर्वेदी सम्मान, अट्टहास शिखर सम्मान, कमल गोयनका व्यंग्य भूषण सम्मान, दुष्यंत कुमार अलंकरण, नई धारा, ये रचना सम्मान इन्हें मिल चुका है। प्रेम जन्मेजय जी के व्यंग्य को वर्षों से लोगों ने सराहा है, आलोचकों ने सराहा है। डॉक्टर गौतम सान्याल हों या अजय नवारिया ने हंस में इनके व्यंग्य पर एक खुलासा किया है। अमर उजाला में तरमेश गुजराल ने किया है। सुशील सिद्धार्थ जी स्वयं व्यंग्य में बहुत पारखी थे, उन्होंने लिखा है। लेकिन आज मैं इनकी व्यंग्य रचना से शोधार्थियों आपको परिचित करवाऊंगी और उस बहाने उस व्यंग्य रचना को मैं पूरी कोशिश करूंगी कि उसी शैली में, क्योंकि ये शैली ही देखन में छोटो लगे घाव करे गंभीर, तो ये शैली ही बड़ी मारक और असरकारक होती है, असरदारी होती है। तो हम मेरे पठन में, मेरे वाचन में मैं पूरी कोशिश करूंगी कि इसके साथ ईमानदारी बरत सकूं। प्रेम जन्मेजय जी की बर्फ का पानी। सूचना मिली कि वे मर गए हैं। बाहर जून की गर्म भरी दोपहर थी और वे मर गए थे। बाहर मुहावरे में ही नहीं, हकीकत में आग बरस रही थी। वे दिल्ली जैसे महानगर में मरे थे, जहां किसी मरे की अर्थी को कंधा देने जाने के लिए सड़क पर बार बार मरने से बचना होता है। एयर कंडीशन का आदि हो चुका शरीर बिना एसी अधमरा हो ही जाता है। लू के थपेड़े आपको अधमरा कर देते हैं। वैसे एक लाभ है, मरे हुए आदमी की अंतिम यात्रा में अधमरा होकर जाया जाए, लगता है कि आप दुखी हैं। वे दिल्ली के दूसरे कोने में मरे थे, 30 किलोमीटर दूर। ये दोनों बूढ़े पेंशनधारी हैं। पेंशन दवाई खाने में अधिक खर्च होती है, खाना खाने में कम। पर जाना तो है, वरना बिरादरी क्या कहेगी। वे अपनी अनिच्छा और बिरादरी की इच्छा से चले। टैक्सी की औकात नहीं थी, बस में धक्के खाने की हिम्मत नहीं थी, सो उन्होंने ऑटो ले लिया। ऑटो में लू चारों दिशाओं से आक्रमण करती हुई, चुनाव में उसकी गर्मी,
जो मरे थे वो जे कॉलोनी के 2 कमरों के मकान में अपने कुनबे के साथ रहते थे। झुग्गी झोपड़ी कॉलोनी का शमशान भी उनकी निवासियों की तरह गरीब होता है। न पंखा, न बैठने का उचित स्थान। लाश को निपटाने का मन करता है। पौश कॉलोनियों का शमशान भी पौश होता है। यहाँ बार बार मर कर आने का भी दिल करता है। शव यात्रा में आई सुंदरियों से शोभा बढ़ जाती है। जमीन पर बिछी दरियों पर बैठे सहमे से बेबस लोग धूप की तेजी को रोकने के लिए अपनी मौत को रोकने को विवश किसी गरीब किसान सा तना शामियाना। थके हारे दोनों बूढ़े पेंशनधारी पानी के 2 गिलास गटक कर गर्म शामियाने के अंदर बैठ गए थे। कैसे मरे, कैसे मरे, क्या हुआ था, यह सब कैसे हो गया, कल तक तो ठीक थे। ऐसे जैसे प्रश्नों के बाद एक चुप्पी। अब कोई कितनी देर तक मरे आदमी की बात करे। ताजा मौत हुई थी और शव अभी पड़ा था, इसलिए आवाज ऊंची नहीं उठ सकती थी। बड़ी लड़की हरिद्वार में रहती थी, उसे तार दे दिया गया था। शव बर्फ की सिल्लियों के बीच रखा हुआ था। इतनी तेज गर्मी में 4-5 घंटे भूखे रहना तो संभव था, पर सूखते गले को सहना कठिन था। एक टब में पानी भरकर बर्फ डाल दी गई थी। गिलासों को धोने, उन्हें रखने उठाने की आवाज उदास चुप्पी को तोड़ रही थी। कभी कभी पानी की चाह में अपराध बोध सी ग्रस्त जैसे आवाजें बिखरी हुई थी। औरतों के बीच घिरी शव की पत्नी का विलाप अब हिचकियों में बदल रहा था। बड़ी लड़की के इंतजार में लोग धूप में जल रहे थे। प्रतीक्षारत लोगों को मरने वाले के मरने का दुख कम हो रहा था और लड़की के अब तक न आने का कष्ट बढ़ रहा था। उदासी बेचैनी में बदल रही थी। बहुत देर तक जमीन पर घुटने मोड़कर न बैठ पाने वाले दर्दिया रहे थे। बदरसियों को चुप्पी खल रही थी। धीरे धीरे लोगों ने परिचितों के पास सिमटकर फुसफुसाहट में बतियाना शुरू कर दिया। लाश बर्फ में लिपटी पड़ी थी। गर्मी के कारण पीने का पानी कम पड़ रहा था। उम्मीद नहीं थी कि इतना इंतजार करना पड़ेगा। हरिद्वार से टैक्सी दिल्ली के बॉर्डर तक ठीक आई, पर दिल्ली में घुसते ही जाम में फंस गई। सब के हृदय गर्मी की लू के कारण स्तब्ध थे। दूर दूर तक कोई नहीं दिखाई दे रहा था, जैसे चुनाव हारी हुई पार्टी के कार्यालय में दूर दूर तक कोई नजर नहीं आता है। बूढ़ा बोर हो रहा था। वो बहुत जल्दी बोर हो जाता है। वैसे भी यह समय उसके पसंदीदा सीरियल का था। अचानक उसने दोनों बच्चों को दौड़ते हुए अपनी तरफ आते हुए देखा। उसने अपना ध्यान इधर लगा दिया। दोनों में जैसे पहले पहुंचने की होड़ सी लगी थी। एक 12-14 वर्ष का होगा, दूसरा 7-8 वर्ष के लगभग। उस भीषण गर्मी में न जाने किस उम्मीद से वो इस ओर भागते हुए आ रहे थे। बड़ा लड़का पहले पहुंचा। उसने जैसे ही शव को बर्फ की सिल्ली पर पड़े देखा, सहम कर रुक गया। उसने अपने सिर पर हाथ रख लिया। छोटा भी पहुंच गया और उसने प्रश्नवाचक आंखों से बड़े की ओर देखा। बड़े लड़के ने छोटे का हाथ उसके सिर पर रख दिया। दोनों के चेहरे बता रहे थे कि उन्होंने कुछ अनहोना देखा है। वे किसी उम्मीद में दौड़ते हुए आए थे। शायद शामियाना लगा देखकर उन्होंने सोचा हो कोई शादी ब्याह है। दोनों भागने के कारण हाँफ रहे थे। बड़े ने नेकर और कमीज पहनी हुई थी और छोटा नेकर में था। दोनों नंगे पैर थे। सिर पर हाथ रखे अब भीड़ को घूर रहे थे। नंगे पैर जलने लगे तो दोनों छांव में खड़े हो गए। उनके लिए वहां रुकना आवश्यक नहीं था, परंतु शायद एक आतंकपूर्ण विवशता थी, या फिर इतनी धूप में दौड़कर आने के कारण वे वापस लौटने का थोड़ा साहस खो चुके थे। आते समय तो कुछ मिल जाने की उम्मीद थी, पर जाते समय छोटे लड़के को शायद प्यास लगाई थी। वह धीरे धीरे पानी पीने के लिए उस ओर बढ़ रहा था जहाँ पानी का टब पड़ा था। वहां पहुंचकर उसने हथेलियों से ओक बनाकर पानी मांगा था, परंतु उस अधनंगे बीभत्स बच्चे को सामने देखते ही वहां खड़े सज्जन ने डांट दिया।
प्यास की विवशता में जब छोटे लड़के ने दोबारा पानी मांगा तो वे सज्जन दांत पीसते हुए उसे मारने को दौड़े। बर्फ का ठंडा पानी बैठे हुए लोगों के लिए था, न कि आवारा लड़कों के लिए। छोटा लड़का बेबस निराश सा बड़े के पास खड़ा हो गया था। उसके होंठ सूख रहे थे और उन्हें बार बार होंठ पर जीभ फेर रहा था। इस बीच प्रतीक्षा खत्म हो गई। बेटी आ गई। शव को नहलाने के लिए उसे बर्फ की सिल्लियों में से निकाला गया। बर्फ की सिल्लियों को पास की सूखी नाली में लुढ़का दिया गया। छोटे लड़के ने जीभ से एक बार फिर होठों को तर किया। राम नाम सत्य, राम नाम सत्य, राम नाम सत्य की आवाज अर्थी उठी। सत्य बोलो गत है, राम नाम सत्य है। एक निष्प्राण देह जीवित लोगों की बिरादरी से उठ रही थी। तभी बूढ़े ने उस छोटे लड़के को देखा। वह नाली में फेंकी गई बर्फ का एक टुकड़ा उठाकर चूस रहा था। उसका दूसरा हाथ उसके सर पर था। बड़े ने उसे डांटा, फेंक फेंक इसे, ये मुर्दे की बर्फ है। छोटे ने चूसते हुए कहा, बर्फ जूठी थोड़े होती है, बर्फ जूठी थोड़े होती है। आप इस व्यंग्य को देखें, इस समय के समाज को देखें और इस समाज में रहते संवेदन शून्य लोगों को देखें। एक जगह मौत हुई है, बिरादरी जुटी है, संगी साथी जुटे हैं। मौत का दुख लोगों को कम है, वहाँ की अवस्था व्यवस्था से बेचैनी अधिक है। थोड़े समय के लिए भी किसी के गम में, दुख में, विपदा में, परेशानी में, आपदा में लोग संग साथ निभाने नहीं आते, साथ सहयोग करने नहीं आते, संवेदना में तरबतर नहीं आते, बल्कि अपनी अपनी बेबसी निभाने की, जिम्मेदारी की, समझौते की, अपने अपने सुझावों के साथ अपने अपने उलझनों में त्रस्त लोग व्यस्त से दिखते हुए ऐसे मौत के घर में इकट्ठे हुए हैं। दो बच्चे जो कहीं से आ गए, किसी आस में आ गए, कनात देखा उन्होंने और सोचा कुछ बारात होगी, कुछ लोग जुटे होंगे, कुछ शरबत पानी होगा, थके हारे थे और वे आ गए। उनका आना और वहाँ लोगों का जुटे हुए, संवेदन शून्य लोगों का जुटे हुए रहना और उस जुटान में एक निपटान दिखता है, जैसे कि लोग निपटाने के लिए, निभाने के लिए आज अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए लोग वहाँ मौजूद हैं। किसी को उस मृत व्यक्ति से कोई लगाव, कोई जुड़ाव या उसके जाने से वो कैसा आदमी था, उसके जाने से क्या क्या क्षति हुई, क्या क्या खाली रह जाएगा, कहाँ कहाँ क्या क्या छीन जाएगा, छूट जाएगा, इसकी किसी को कोई परवाह चिंता नहीं थी। क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ऐसे कुछ औपचारिक प्रश्नों के बाद एक चुप्पी कि अब क्या बात करें, बात का सिलसिला बढ़े तो आगे कैसे बढ़े। लेकिन आप ये देखें कि इन लोगों में जीवित लोगों को लेकर कोई आसक्ति नहीं है, कोई लगाव नहीं है। ख़ास तौर पर वो दो पौध जो कल का भविष्य होंगे, जो अभी अपनी ग्रोथ में है, अपने विकास में है, अभी उन्हें दुनिया देखनी है। और कैसी दुनिया देखनी है? ऐसी संवेदन शून्य दुनिया, ऐसी संवेदनहीन दुनिया, ऐसी जड़ पत्थरवत बर्फ़ की सिल्ली सी पिघलती हुई, बर्फ़ के पानी से नाले में बहती हुई दुनिया। और उस बच्चे का ये जवाब, ये सवाल कि फेंक दे, ये इस पर शव रखा था, ये पानी पीने योग्य नहीं है। छोटे बच्चे का जवाब ये है कि जूठन बर्फ़ की नहीं होती, झूठा व्यक्ति होता है, मनुष्य होता है। पानी जो जीवित कर दे, जो भीतर जीवन भर दे, जो सांसों को दोबारा ले आए, जो जीने योग्य बनाए और जो जीवन को सतत एक प्रवाह दे, एक गति दे, उस पानी में भी कुछ झूठा या झूठा नहीं होता। बेहतरीन व्यंग्य रचना शोधार्थियों, आप इसे पढ़ें, गुनें और इस टुकड़ी को, एक छोटी सी टुकड़ी मैंने ये एक उदाहरण स्वरूप प्रेम जन्मेजय जी की व्यंग्य रचना से आपको आज परिचित कराया। आप इसे अपनी व्यंग्य रचनाओं को पढ़ते हुए ज़रूर तुलनात्मक रूप में आंकें। बहुत शुक्रिया।